हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बैगन की खेती के बारे में। तो बैगन का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है सोलेनम मेलनजोना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके नाम में क्या आ रहा है? सोलेनम आ रहा है। तो ये किस कुल का पौधा होगा? आप खुद बताइए मन में। ये किस कुल का होगा? सोलेनेसी का होगा। सोलेनेसी में और कौन कौन सी सब्जियाँ आती हैं? एक तो आपका आलू है। आलू भी किस में आता है? सोलेनेसी में। उसके बाद आपका मिर्च, ठीक है, ये किस में आता है? सोलेनेसी में आता है। इसके अलावा अगर हम और सस्य विज्ञान की फसलों की बात करें तो आपकी तम्बाकू भी सोलेनेसी में आती है। फिर बात करें इसके गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 2n बराबर 24, ठीक है, 24 इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बैगन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी या उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो हमारा सबका भारत महान, ठीक है, तो भारत में ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। वैसे ज़्यादातर फसलों की चाइना होती है, सब्जियों की खास तौर पे, लेकिन बैगन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से हुई है। और आपने मार्केट में दो तरीके के बैगन देखे होंगे। एक तो ये लंबे वाले होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। दूसरे प्रकार के कौन से हैं? गोल बैगन है। लेकिन इसके अलावा एक प्रकार का बैगन और होता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है। हो सकता है आपने मार्केट में ना देखा हो, लेकिन ये क्या है? तीसरे प्रकार का बैगन है जो कि होता है सफ़ेद। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ऐसा कौन सा बैगन होता है जो मधुमेह रोगियों के लिए, मधुमेह का मतलब जिनके डायबिटीज हो जाती है या फिर शुगर हो जाती है जिनके, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। कौन सा बैगन? तो सफ़ेद बैगन होता है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। उसके बाद इसकी जलवायु कैसी होती है, कैसी जलवायु में हम बैगन को उगाते हैं। अब देखिए, बैगन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारत से हुई थी। अब भारत में जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु है। तो बैगन की भरपूर फसल लेने के लिए लंबे और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो बैगन का बीज होता है बहुत ही छोटा छोटा होता है, ठीक है। इसके अंकुरण के लिए लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। बैंगन की खेती में होता क्या है कि हम सीधे बीज की बुआई नहीं कर देते हैं। पहले नर्सरी बनाते हैं, पौधशाला में बीजू पौधों को तैयार करते हैं, पौध को तैयार करते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी रोपाई करते हैं। तो मान लीजिए अगर तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? रोपाई नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बैगन क्या है? आपकी गर्म जलवायु की फसल है। और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से जब कम तापमान हो जाएगा तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसीलिए बीज अंकुरण के लिए जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर 18 से कम हो गया तो बीज का अंकुरण फेल हो जाएगा। और औसत तापमान कितना होना चाहिए अच्छी उपज के लिए? तो 13 से 21 के बीच में हो तो चलेगा, लेकिन अंकुरण के वक्त अधिक तापमान होना चाहिए, ठीक है। फिर मृदा का प्रकार, किस प्रकार की मृदा में हम बैगन को उगा सकते हैं? तो वो आपकी है रेतीली दोमट, ठीक है। रेतीली दोमट को हम लोग सैंडी लोम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। तो आपने देखा हो कि ज़्यादातर जो सब्जी की खेती है वो रेतीली दोमट भूमि में ही की जाती है। तो अगर आपको मान लीजिए किसी खेती लिखने को आ गई, कोई खेती लिखने को आ गई बोर्ड एग्जाम में, और आपको उसकी मृदा का प्रकार नहीं मालूम है, तो आप रेतीली दोमट लिख सकते हैं। लेकिन किसके केस में? सब्जियों के केस में। और कोई सस्य विज्ञान की फसल पता चले आए, आपने धान में लिख दिया रेतीली दोमट, तब तो गलत हो जाएगा आंसर ना। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। पीएच कितना चाहिए होता है? तो लगभग 5.5 से 6.5 के बीच में अगर आपकी मृदा का पीएच हो। ना बहुत ज़्यादा अम्लीय पीएच होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा क्षारीय पीएच होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए जिससे आपकी बैगन की अच्छी उपज प्राप्त हो सके और उसकी वृद्धि में कोई भी समस्या ना आए, ठीक है। फिर बात करें इनकी उन्नत किस्मों की, तो यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हैं ये क्या है? लंबी वाली किस्में हैं। और इसकी जो पहली वैरायटी है वो क्या है? पूसा पर्पिल लॉन्ग। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो लंबी वाली किस्में होती हैं, जो जिसमें जब लंबे लंबे बैंगन होते हैं आपके, इनकी खेती वर्ष भर की जा सकती है, ठीक है। पूरे साल हर मौसम में इसकी खेती करी जा सकती है बैंगन की। कैसे बैंगन की? जो लंबे होते हैं। लेकिन गोल बैगन जो होते हैं उनकी अच्छी उपज अगर पानी है आपको, तो उनकी खेती आपको रबी मौसम में करनी चाहिए। जो रबी सीजन होता है ना आपका, उसमें करनी चाहिए, ठीक है। तो पहली वैरायटी क्या है? पूसा पर्पिल लॉन्ग। अब पर्पिल का मतलब क्या है? बैंगनी, और बैंगन हमारा होता है बैंगनी है। और लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। तो लंबे बैगन वाली किस्म हो गई। और एक ये कैसी किस्म है? तो ये अगेती किस्म है, ठीक है। अगेती का मतलब है इसकी बुवाई जल्दी की जाती है, अर्ली वैरायटी है। और उपज लगभग इसकी प्राप्त होती है तो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। उसके बाद जो दूसरी किस्म है उसका क्या नाम है? पूसा क्रांति नाम है, ठीक है। अब ये वैरायटी क्या है आपकी कि ये रोपाई के, मैंने आपको बताया था कि बैगन की फसल में हम लोग नर्सरी बनाते हैं, पहले पौध तैयार करते हैं फिर उसकी रोपाई करते हैं। तो रोपाई के 90 दिन बाद यह तैयार हो जाती है, ठीक है। ये इसकी खासियत है। फिर ऐसे ही आपकी एक और किस्म है जिसको क्या कहते हैं? पूसा अनमोल के नाम से जानते हैं।
और ये किस्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है चौथी आपकी पूसा पर्पिल क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छे, ठीक है। और इस किस्म को आप गमलों में भी उगा सकते हैं और गृह वाटिकाओं में भी उगा सकते हैं। जो आपके होम गार्डन होते हैं ना, वहाँ पे भी अगर आप सब्जी उगाना चाहें तो बैगन की ये वाली किस्म लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। इसके लिए क्या है, ये उत्तम किस्म है। फिर आपकी दूसरे प्रकार की किस्म आ जाती है, जो कि है गोल वाली किस्में। मैंने बताया था इनकी खेती आप वर्ष भर नहीं कर सकते। लंबी वाले जो बैगन होते हैं उनको आप पूरे साल उगा सकते हैं, लेकिन गोल वाली किस्मों के लिए अगर अच्छी उपज आपको प्राप्त करनी है, जो रबी वाला मौसम होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसका क्या नाम है? पूसा पर्पिल राउंड। देखिए गोल का मतलब है क्या है? राउंड। इसका मतलब क्या हुआ? गोल, ठीक है। ये क्या होती है? काफी गहरे बैंगनी कलर की होती है। और इसकी जो उपज होती है वो लगभग मानी जाती है आपकी 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। लगभग 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी अच्छी उपज मानी जाती है। फिर है आपकी पंजाब बहार किस्म। इसमें खासियत क्या है? इसमें जो बीज होते हैं, इसके फलों में बीजों की संख्या बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये इसकी कमी कह लीजिए, ये मान सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन हल्का बैंगनी होता है इसका रंग, ठीक है, हल्का बैंगनी। इतनी ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है इतना डिटेल में वैरायटी याद रखने की। अगर आप केवल नाम नाम याद कर लेते हैं और एक आध वैरायटी की कुछ अच्छे गुण याद कर लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अब हर वैरायटी का अगर आप गुण याद करने बैठेंगे तो ऐसे आपके कोर्स में कम से कम 15 से 20 खेती हैं, सबका तो नहीं याद रहेगा। इसीलिए क्या कहिए, तो बहुत ही एक फेमस वैरायटी है। जैसे कि आप इसका याद कर सकते हैं, पूसा पर्पल राउंड का याद कर सकते हैं। उसके बाद आप पूसा पर्पल क्लस्टर याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप अपने घर में भी उगा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जरूरी है याद करना, हर वैरायटी नहीं याद कर सकते। ऐसे ही क्या है, पंत ऋतुराज, ठीक है। और उसके बाद कुछ संकर किस्मों के नाम दिए गए हैं, जैसे पूसा अनुपम और पूसा उपकार। संकर किस्म के नाम जरूर याद कर लेना है। कभी कोई पूछ लेता है कि 2 प्रजातियों के नाम बताइए जो कि संकर प्रजाति है बैंगन की, ठीक है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एक आध नंबर में, तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बारी आ जाती है बीज की मात्रा कितनी चाहिए हमें। तो बैगन का बीज जो होता है हल्का होता है, जैसे कि यहाँ पे फोटो में देखिए आप, ये क्या है, बैगन के बीज हैं, बहुत ही हल्के हैं। बैगन को अगर आप बीज से तोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए बीज मौजूद होते हैं बैगन के, समझ रहे हैं। अब इतने हल्के होते हैं कि 1 ग्राम में लगभग 250 बीज आ जाते हैं बैगन के। कितनी बीज दर जरूरत होती है? तो 400 से 500 ग्राम, ठीक है। ग्राम लिख रहा हूँ, किलोग्राम नहीं, क्योंकि बहुत हल्का बीज होता है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर की दर से आप अच्छी बुआई कर सकते हैं। वहीं संकर किस्मों के लिए जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं, 2 मैंने आपको नाम बताए थे, पूसा अनुपम और पूसा उपकार। ये 2 नाम आप याद कर लेंगे, बहुत सही रहेगा। तो इनके लिए कितनी आवश्यकता होगी? 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। अब हम क्या कराते हैं, बीज का उपचार करा लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कभी भी जैसे आप किसी सब्जी का बीज लेने जाते हैं तो उसके पैकेट पे चीज़ें जरूर चेक कर लिया करिए। जैसे कि आप नया फ़ोन लेने जाते हैं ना, तो बढ़िया उसका कैमरा बैटरी सब चेक करते हैं, कहीं देखते हैं फ़ोन फूटा तो नहीं है, उसके डब्बे पे सब लिखा होता है वो पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से जब बीज लेने जाता है किसान, तो उसको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उसकी आखिर अंकुरण क्षमता कितनी है, बीज अच्छा है कि नहीं, इसमें कोई रोग तो नहीं लग रहा, ठीक है। ऐसे खुला बीज लेने में यही सारी हानियाँ होती हैं कि पता चला बीज में अंकुरण क्षमता ही अच्छी नहीं है। इसलिए अंकुरण क्षमता का बहुत ज़्यादा महत्व पड़ता है। तो लगभग कितनी अंकुरण क्षमता होनी चाहिए कि वो अच्छा बीज माना जाता है, ये चीज़ याद रखिए। ये हर फसल के लिए अप्लाई करता है कि अगर किसी बीज की 80 से 90% अंकुरण क्षमता है तो अच्छा बीज माना जाता है। लगभग कितनी, 85 से 90% होनी चाहिए, तब वो बीज अच्छा माना जाएगा। अब बीज उपचार क्या है समझिए। जैसे हमारा बच्चा कोई छोटा होता है तो हम उसका टीकाकरण कराते हैं ताकि भविष्य में उसको रोग ना हो, ठीक है, कोई बीमारी से वो ना हो, ग्रसित ना हो जाए वो बच्चा। इसी तरीके से हम बीज का भी उपचार करा लेते हैं पहले ही, ताकि खेती के दौरान पता चला किसी फफूंद का अटैक हो गया, किसी फंगस का अटैक हो गया, तो उससे हमारी फसल क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ही हम क्या करते हैं, बीज को पहले ही उपचारित करा लेते हैं दवाई से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक थायरम नाम की दवा आती है। थायरम क्या है, एक फफूंदनाशी है। क्या है, फफूंदनाशी। अब इसकी हम 2.5 ग्राम मात्रा लेते हैं। 2.5 ग्राम किसकी मात्रा लेंगे, ये जो दवाई का नाम बताया है मैंने, और इसको 1 किलो बीज में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, इसका उपचारण करा देते हैं। इस तरीके से बीज उपचारण हो जाता है। फिर हमें क्या करना है, नर्सरी तैयार करनी है। अब नर्सरी के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमारा जो खेत होता है इसका छोटा हिस्सा ले लेते हैं अलग से। तो उस हिस्से में क्या करते हैं, हम बेड बना लेते हैं। बेड को हम क्यारियाँ कहते हैं। जैसे ये इस तरीके से हमने ये 2 बेड बना लिए, ये क्या है, बेड है। बेड को हम लोग क्या कहते हैं, क्यारी भी बोलते हैं, हिंदी में क्यारी बोलते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, हम कुछ बेड बना लेते हैं अपनी नर्सरी में। अब नर्सरी आपके खेत का ही हिस्सा हो सकती है, और अगर आप चाहें तो खेत के अलग भी आप नर्सरी बना सकते हैं।
ठीक है। तो अगर 1 हेक्टेयर की रोपाई करनी है तो 40 से 50 वर्ग मीटर जगह में हम नर्सरी बनाते हैं। उस नर्सरी में बढ़िया हम मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, बेड बना लेते हैं। बेड जानते हैं ना, जैसे घर वाला बेड होता है उसी तरीके से हल्का सा उठे उठे होते हैं जमीन इस तरह से, उनको हम लोग क्यारी भी बोलते हैं, ठीक है। बेड बना लेते हैं। अब बेड की जो ऊंचाई हम रखते हैं, ऊंचाई और चौड़ाई, तो ऊंचाई हम कितनी रखते हैं, तो ऊंचाई हम रखते हैं 15 सेंटीमीटर रखते हैं, और वहीं चौड़ाई की बात करें तो 1.25 मीटर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होए आपको, मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इतना डिटेल में आपको याद करने का जरूरत नहीं। अगर आप अपनी खेती के दौरान अगर पूछा जाए बोर्ड के एग्जाम में तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम अपने खेत के लिए पहले तो हम पौधशाला तैयार करते हैं, उसमें उठे हुए बेड्स बना लेते हैं, रेस्ड बेड कह सकते हैं, क्यारियाँ बना लेते हैं, ठीक है। उसमें फिर हम बीज की बुआई कर देते हैं। तो इसके जो बीज की नाली होती है, जो हमने बेड बनाए होंगे उसके बीच में नाली भी निकालते हैं क्योंकि हमें आने जाने में आसानी हो। तो इसकी नाली के लिए हम कुछ जगह छोड़ देते हैं, लगभग इतनी 30 सेंटीमीटर जगह छोड़ देते हैं ताकि आने जाने में भी आसानी हो, तो पानी वानी देने के लिए भी हमें आसानी हो जाए। इतना सब करने के बाद हम क्या कर देते हैं, बीज की बुआई कर देते हैं। बीज की क्या कर देते हैं, बुआई। तो एक चीज का बहुत जरूर ध्यान रखना है कि जो हम बीज की गहराई जो होती है, कितना गहरा पौधशाला में हम बीज लगाते हैं, तो वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा समझिए कि अगर बीज को आप बहुत ज़्यादा गहरा बो देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा बो देंगे, ना उसको वहाँ पे शुद्ध नमी मिल पाएगी, ना एयर मिल पाएगी, वायु की भी आवश्यकता होती है बीज के अंकुरण के लिए, तो अंकुरण ही नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा हम गहराई में बीज नहीं बोते हैं, समझ रहे हैं। तो कितनी गहराई रखते हैं हम, 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखते हैं। फिर बारी आ जाती है हमारी बुवाई के समय की। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो बुवाई के समय पे आ जाए तो मैंने आपको बताया था जो लंबे वाले बैगन होते हैं उनको आप वर्ष भर लगा सकते हैं, पूरे साल। और वहीं जो गोल बैगन होते हैं उनकी अगर अच्छी उपज लेनी है तो रबी मौसम बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले शरद शिशिर फसल, इस फसल के लिए पौधशाला में हम क्या करते हैं, जो बीज होते हैं वो कब तैयार करते हैं, जून के माह में, ठीक है। और जुलाई के माह में हम इसका क्या कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं, ठीक है। फिर बसंत वाली फसल के लिए हम क्या करते हैं, नवंबर के माह में हम तैयार करते हैं बीज, और जनवरी या फिर इसके अंत में हम क्या कर देते हैं, पौध लगा देते हैं। जब क्या हो, पाले की समस्या ना हो। पाला बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है खासतौर पर सब्जियों को। कुछ ऐसी एकाध सब्जियां हैं जिन पर पाले का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके अलावा बाकी सारी सब्जियों पे पाले का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। फिर पूसा पर्पिल लांग नमक किस्म जो होती है वो इस मौसम के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। कौन से मौसम के लिए, बसंत ग्रीष्म फसल, ठीक है। जो ग्रीष्मकालीन फसल होती है उसमें आप क्या नहीं कर सकते, पूसा पर्पिल लॉन्ग नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पाले को सहन नहीं कर पाएगी और उसकी वृद्धि शुद्ध नहीं होगी। फिर अगली क्या है, वर्षाकालीन फसल। इस फसल के लिए पौधशाला में बीज कब लगाए जाते हैं, फरवरी मार्च के महीने में लगाए जाते हैं। और पौध की रोपाई कब कर दी जाती है, मार्च अप्रैल के महीने में। अप्रैल मई तक भी आप इसकी रोपाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि हमारी पौधशाला में जो पौध है वो तैयार हो चुकी है, नर्सरी क्या है, तैयार हो गई है। अब बारी आ गई जो हमारा मुख्य खेत है उसमें हमें पौध लगानी है। तो हम क्या करते हैं, खेत की तैयारी पहले से करके रखते हैं। खेत की तैयारी के लिए क्या करते हैं, 3 से 4 बार हम जुताई कर देते हैं अपने खेत की, चाहे वो मिट्टी पलट हल से हो, एक आध जुताई मिट्टी पलट हल से करेंगे, उसके बाद बाकी जुताई देसी हल से कर देते हैं। उसके बाद हम पाटा लगा देते हैं खेत में और बराबर कर लेते हैं। तो खेत की तैयारी के वक्त आप गोबर की खाद खेत में डाल सकते हैं, जिससे एक अच्छा समय मिल सके गोबर की खाद को सड़ने का। जितनी ज़्यादा सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालेंगे उतना अच्छा उसमें पोषक तत्व तो रिलीज होगा। तो गोबर की खाद हम डाल देते हैं 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर डाल देते हैं। अंतिम जुताई की बात कह लीजिए या फिर पहले भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी सब भी जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है वो भी आप अंतिम जुताई के वक्त डाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब हमारी नर्सरी में पौध तैयार हो गई थी, अब हमें क्या करना है, उसका रोपण करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो पौध होती है, ठीक है, पौध होती है वो आपकी जो ग्रीष्मकालीन होगी, अगर आप ग्रीष्मकालीन फसल लगा रहे हैं तो वो लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाएगी, वो तैयार हो जाएगी आपकी, वो लगभग आपकी तैयार हो जाएगी 4 सप्ताह के अंदर, ठीक है। 4 सप्ताह का मतलब क्या हुआ, 7 चक्कू 28, ठीक है, 28 दिनों में। और वहीं जो आपकी शरद ऋतु की फसल होगी उसको 6 से 8 सप्ताह लग जाते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन दोनों फसलें 4 सप्ताह के अंतर्गत तैयार हो जाती है, मतलब उनकी वृद्धि अच्छी खासी हो जाती है कि अब आप उसको अपने मेन खेत में लगा सकते हैं, उनकी रोपाई कर सकते हैं। तो लंबे बैगन की जो रोपाई करते हैं वो 60 × 60 सेंटीमीटर के अंतराल पे करते हैं, जिसमें 60 क्या है, ये शुरू वाला 60 क्या है,
ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, जिसको हम रो इंटू रो डिस्टेंस बोलते हैं। और ये बार्ड वाला 60 क्या है, ये आपकी पौधे से पौधे की दूरी है। जो गोल बैगन होते हैं उसके लिए हम 75 सेंटीमीटर देते हैं पंक्ति की दूरी, और 60 सेंटीमीटर में हम लगाते हैं पौधे से पौधे की दूरी। समझिएगा, आर इंटू आर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ठीक है, रो इंटू रो डिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं। और पी इंटू पी का मतलब क्या है, पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है। फिर पौधरोपण के बाद क्या होता है, तुरंत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे अच्छी तरीके से वृद्धि हो सके। क्योंकि अब अभी नर्सरी से पौधे को लेकर आए हैं और सीधे अपने खेत में लगा दिया है, पता चला आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं थी, ठीक है, हो सकता है आपका बीजू पौधा क्या हो, नष्ट हो जाए, उसकी वृद्धि ना हो, इसीलिए क्या करते हैं, हम हल्की सिंचाई कर देते हैं। फिर बारी आ जाती है खाद एवं उर्वरक की। तो खेत की तैयारी के वक्त हमने कितना डाला था, 250 से 300 कुंटल डाल दिया था फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर की खाद बोलते हैं। और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कितनी मात्रा देते हैं ये भी देख लीजिए। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा देते हैं वो 100 किलोग्राम देते हैं, और फास्फोरस की मात्रा 60 किलोग्राम और पोटास की मात्रा 40 किलोग्राम। जिसमें से जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसको हम 1/3 क्या कर देते हैं, पहले ही दे देते हैं। कब पहले, खेत की तैयारी के वक्त, समझ रहे हैं, बुआई से पहले कह सकते हैं या फिर बुआई के समय भी कह सकते हैं। तो बुआई के समय मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुआई के वक्त। और बाकी जो शेष नाइट्रोजन बची है आपकी, उसको 2 टुकड़ों में और विभाजित कर देते हैं। मान लिया हमने 1/3 पहले दे दिया बुआई के वक्त, और बाकी जो हमारे पास बची हुई नाइट्रोजन रह गई है, क्योंकि हमारे पास कुल नाइट्रोजन कितनी थी, 100 किलोग्राम थी, तो बची हुई नाइट्रोजन है उसको 2 खुराक में देते हैं। तो पहली जो खुराक हो गई 4 सप्ताह बाद देते हैं हम रोपाई के। हमने रोपाई कर ली, उसके 4 सप्ताह बाद हम पहली खुराक दे देंगे जो हमारी बची हुई नाइट्रोजन थी। और फिर जो दूसरी खुराक है, दूसरी खुराक को हम पहली खुराक के 4 सप्ताह बाद, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं सारा, हमें कुल नाइट्रोजन कितनी देनी है, देखिएगा हमें कुल नाइट्रोजन कितनी देनी है, 100 किलोग्राम देनी है। उसमें से हम क्या करते हैं, 1/3 हम पहले दे देते हैं बुआई के वक्त जब हमने रोपाई करी जाके, ठीक है। बाकी जो हमारे पास शेष नाइट्रोजन बची, उसकी हम 2 खुराकें बना लेते हैं, जैसे दवाई की खुराक होती है ना, उसी तरीके से हम 2 खुराक बना लेते हैं। और पहली खुराक हम 4 सप्ताह बाद देंगे रोपाई के बाद, और दूसरी खुराक को हम कब देते हैं, पहली खुराक के 4 सप्ताह बाद, ठीक है। और बची हुई जो फास्फोरस और पोटास है, ये हम बुआई के समय ही पूरी दे देते हैं, इसमें हम टुकड़ों में नहीं देते हैं। नाइट्रोजन को टुकड़ों में इसलिए देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाती है नाइट्रोजन, लीचिंग हो जाती है कहीं, मतलब नाइट्रोजन का किसी दूसरी चीज़ में तब्दील हो गई और वो खेत से आपके चली गई। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की कमी ना होने पाए, हम टुकड़ों में नाइट्रोजन को देते हैं। अभी सारी दवाई आप एक साथ थोड़ी ना खा सकते हैं, सारी पता चले आपके बुखार है, आपने 3-4 खुराकें एक ही साथ खा ली, तो आप सोचोगे कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे खुराक बाई खुराक आप दवाई लेते हैं, उसी तरीके से हम नाइट्रोजन भी अपने खेत को क्या देते हैं, खुराक बाई खुराक देते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है सिंचाई और जल निकास की, ठीक है। अब बैगन की फसल को 100 से 120 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कॉमन सेंस अगर आप खुद लगाएंगे अपने आप, तो गर्मी वाली फसल जो है, गर्मी में क्या होता है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो गर्मी में सिंचाई का अंतराल आपको कम रखना होगा, मतलब जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी। वहीं वर्षाकालीन फसल में सिंचाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वर्षा हो रही है। अगर वर्षा नहीं होती है तब आपको सिंचाई की जरूरत पड़ती है। देखिएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि वर्षा ऋतु की फसल को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ज़्यादा समय तक वर्षा ना हो तो थोड़ी बहुत सिंचाई कर देनी चाहिए। वहीं जो आपका गर्मी वाला मौसम है, इसमें प्रति सप्ताह हम सिंचाई करते हैं, ठीक है। और सर्दियों के मौसम में हम इसका दुगना 15 दिन के अंतर्गत। गर्मी में भाई पानी की आवश्यकता ज़्यादा है तो आपको जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी। सर्दियों में उतना ज़्यादा वाष्पीकरण नहीं होता है, या फिर वाष्पोसर्जन नहीं होता है कि पानी की कमी हो जाए आपके खेत में। इस चक्कर में हम देर में सिंचाई करते हैं, ज़्यादा दिनों के अंतराल के बाद। फिर बारी आ जाती है हमारी खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि आप अच्छी तरीके से खरपतवारों को नियंत्रण कर सके। खरपतवार हमारे क्या है, बिन बुलाए मेहमान, कभी भी मुंह उठा के चले आते हैं, तो उनको निकालना बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें रसायन कौन सा डालते हैं, कि कौन सा खरपतवार नाशी डालें जिससे हमारे खेत में खरपतवार ना आए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बेसालिन नामक खरपतवार नाशी एक आता है मार्केट में, उसकी हम 1 किलोग्राम मात्रा लेते हैं और बढ़िया घोल बना लेते हैं 625 लीटर पानी में, ठीक है। 625 लीटर पानी में हम क्या करते हैं, इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं, जिससे खरपतवार इर्द गिर्द भी नजर नहीं आते हैं आपके खेत के, और बैंगन की अच्छी उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर फलों की तुड़ाई किस समय करनी चाहिए, तो जब फल जो हो जब फल क्या हो, पूर्ण रूप से विकसित हो जाए और कोमल हो और उसमें रंग आ जाए, तब हम क्या करते हैं, फलों की तुड़ाई कर लेते हैं।
और बैगन में आमतौर पर फूल आने के लगभग 8 से 10 दिन बाद क्या कर देते हैं, तोड़ने योग्य हो जाते हैं, ज़्यादा कठोर भी ना होने पाए फल। ठीक है, इसलिए तुड़ाई का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब बारी आ जाती है उपज की, कितनी उपज हमें प्राप्त होती है। तो अगर आपने सारी क्रियाएं सही ढंग से करी हैं, सही समय पे सिंचाई करी है, सही समय पे खरपतवारों को रोक लिया ताकि ज़्यादा नष्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसा करने के बाद 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। देखो, 2 ही 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी खेती में याद करना है। तो उसका बीज दर, बुआई का समय और आपकी प्रजातियाँ और उसका वनस्पतिक नाम वगैरह, और फिर आ जाती है उपज। उपज जरूर आपको सही लिखनी। पता चला उपज हो रही है 250-300 कुंटल, आप लिख के आए हो 50 कुंटल, तब तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, वहीं संकर किस्मों की उपज बहुत अच्छी होती है, 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये जो मैं क्यू बनाता हूँ इसका मतलब क्या है, कुंटल है। ये क्यू क्या है, इसका मतलब है कुंटल। ठीक है, फिर बारी आ जाती है हमारे रोग नियंत्रण की। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि बताइए कि छोटी पत्ती रोग कौन सी फसल में लगता है। तो बैंगन की फसल में लगता है, और किसके कारण होता है, तो ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है। लोग गलती से क्या लिखाते हैं, फफूंद से होता है, क्योंकि भैया उन्होंने जितनी खेती पढ़ी है सब में ज़्यादातर फफूंद वाले रोग पढ़े होते हैं। माइकोप्लाज्मा तो कभी उन्होंने सुना ही नहीं होता। माइकोप्लाज्मा भी एक सूक्ष्म जीव होता है, समझ रहे हैं। अब माइकोप्लाज्मा की वजह से ही कौन सा रोग होता है, छोटी पत्ती रोग होता है। इसमें पत्ती जो होती है इस पर धब्बे पड़ जाते हैं। ये देखिए, अगर आप फोटो में देख पाएंगे तो काले काले ये भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और पत्ती का आकार भी छोटा रह जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो इसका डंठल होता है, डंठल जो होता है वो छोटा रह जाता है, और साथ ही साथ जो रोगी पौधे होते हैं उन पे फूल भी नहीं आते। अब फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो रोगी पौधे पे फूल नहीं आते हैं। तो ये काफ़ी भयानक रोग है बैंगन का। अब इसके उपचार के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा। अगर उसका उपचार करना है तो हम लोग क्या डालते हैं, कौन सी दवाई डालते हैं, एक दवाई आती है आपकी टेट्रासाइक्लिन, जिसका हम क्या करते हैं 100 ppm का घोल बना लेते हैं। ppm एक यूनिट होती है, पार्ट पर मिलियन। इसको क्या करते हैं, इसको बनाने के बाद हम रोपाई से पहले अपने खेत में डाल देते हैं, जिससे क्या हो, ये बीमारी ना आ सके। ठीक है, उसके बाद दूसरी बीमारी आपकी क्या है, आर्द्र गलन। अब मैं आपको बहुत ही बार ये बीमारी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरे से खेती पढ़ते आए हैं तो बहुत बार इस बीमारी को आपने सुना होगा लेक्चर के अंतर्गत कि आर्द्र गलन, इसका दूसरा नाम आर्द्र पतन भी होता है, डैम्पिंग ऑफ। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि ऐसी कोई भी फसल है जिसमें पौधशाला बन रहा है, ठीक है, पौधशाला की जरूरत पड़ रही है हमें, नर्सरी बनाते हैं हम, तो उसमें यह रोग जरूर लग सकता है। तो यह रोग सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, नर्सरी में लगता है। और इसमें क्या होते हैं, पौधे सड़ने लगते हैं। जो पौध आपकी होती है, पौध, ठीक है, जो बीजू पौधे होते हैं, सीडलिंग, वो आपके क्या होते हैं, इस तरीके से सड़ने लगते हैं। किसकी वजह से सड़ने लगते हैं, तो फफूंद की वजह से सड़ने लगते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ये फफूंद से होता है रोग। और फफूंद का नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो पीथियम फफूंद होती है, पीथियम। ठीक है, और इसका उपचार आप किस तरीके से कर सकते हैं, वहीं फफूंदनाशी से बीज का उपचारण करा दीजिए, साधारण सा इसका उपचार है। तो हमने बीज उपचार किससे कराया था, थायरम से कराया था। थायरम या फिर और भी बहुत सारे आते हैं, एक आता है आपका कैप्टान आता है। ठीक है, कैप्टान भी क्या है, फफूंदनाशी है। इससे अगर आप अपने बीज को उपचारित करा लेंगे 2.5 ग्राम मात्रा से और पर किलोग्राम सीड से, तो क्या होगा, ये रोग नहीं लगेगा। और नर्सरी का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्सरी का सबसे भयानक रोग कौन सा होता है, तो आपका आर्द्र गलन ही होता है। फिर तीसरे प्रकार का एक और रोग लगता है इसमें, जिसको हम लोग फोमेप्सिस झुलसा बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे जो बैगन का फल है पूरी तरीके से झुलस जाता है और भूरे रंग का हो जाता है। अंदर का जो गूदा होता है वो सड़ जाता है। इसमें जो इसका गूदा होता है वो सड़ जाता है और इसका रंग कैसा होता है, भूरा हो जाता है। फल जो होता है वो आपका भूरा हो जाता है और सड़ जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, झुलसा बोलते हैं, फोमेप्सिस ब्लाइट, जैसे झुलस गया एकदम से। और साथ ही साथ ये क्या होता है, इसकी जो रोगी पत्तियां होती हैं वो भी पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, पीली पड़ जाती हैं। इस वजह से यह काफ़ी भयानक रोग है। और इसका अगर उपचार करें हम तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो इसके उपचार के लिए एक दवाई आती है जिसको हम लोग जीनेप बोलते हैं। जीनेप भी क्या है, फफूंदनाशी है। जीनेप क्या है, फंगीसाइड है। फंगीसाइड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फफूंदनाशी बोलते हैं। इसकी हम 2 ग्राम दवा लेंगे और पर लीटर पानी में मिला देंगे। पर लीटर वाटर में लिख रहा हूँ इंग्लिश में। और इसका हम छिड़काव कर देते हैं अपनी फसल पे, जिससे क्या हो, यह रोग ना लगने पाए। तो इसी के साथ आपकी बैगन की खेती यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कक्षा 12 सस्य विज्ञान के अगर आप बाकी सारे लेक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक आ जाएगी आपके सामने ही। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक लाइन से आपको सारे लेक्चर मिले होंगे। बढ़िया तैयारी कीजिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।